नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मार्केट से डेलो दिन के सबसे निचले स्तरों पे निफ्टी आ गया ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी डेलो पर और निफ्टी आईटी डेलो पर, रिलायंस डेलो पर। मतलब कभी कभी अगर आप देखें पिछले 5 दिन में ऐसा होता था कि निफ्टी आईटी हाई पे होता था, वो निफ्टी को मददगार होता था, और निफ्टी बैंक डेलो पे होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कोई भी एक एडवांटेज बाजार कैरी नहीं कर रहा है। रिलायंस इटसेल्फ जो एक सेक्टर है, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक और निफ्टी इटसेल्फ एक डेलो पर रहा है। मिड कैप्स में काफी दिक्कत है। मिड कैप इंडेक्स डाउन अबाउट 1.17%, लगभग 350 अंकों का नुकसान। और इस वक्त मिड कैप इंडेक्स, जो कि बाजार की ब्रेथ का एक बड़ा सूचकांक होता है, याद रखिएगा, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से लगभग 300 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ। दिक्कत है इस वक्त। आज सुबह देखिए संकेत थोड़े से नाजुक थे। वॉल स्ट्रीट पे कल काफी जोरदार की गिरावट थी, और लेकिन एक आभास, एक सेंस बाजार ये लेके चल रहा था कि शायद हम कल की अपनी गिरावट के साथ यूएस के उस फॉल को कुछ हद तक एंटिसिपेट कर चुके हैं, हम उस पर रिएक्ट कर चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। आज सुबह हमारी अप्रोच क्या थी? देखिए, बात ये हुई थी कि 3 फरवरी से लेकर लगभग 16 फेब के बीच में निफ्टी का एक बेस था, दैट वाज 17,736,690। वो पुट राइटर्स का जोन भी था। हालांकि पुट राइटर्स बहुत विजिबल नहीं थे, बट जितने खड़े हुए थे। अगर बाजार वहां पे रुका तो ठीक है, अदरवाइज 736 वॉलेट हुआ तो 690, और 690 के बाद 654 और इवन 610 ऑन द डाउन साइड मिलेगा। और देखिए जरा प्लीज वो प्लेट लेके आइए। 610 के बाद जो 559 मैंने मेंशन किया है ना, याद रखिएगा, इट्स ऑलमोस्ट 559 इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी। तो अगर 734 के नीचे आपने शॉर्ट लिया 690, कुछ लोगों ने मेरे को ट्विटर पे मेंशन भी किया, 654 भी मिल चुका है, बट 610 55 लुक्स पॉसिबल नाउ, क्योंकि हमारे पास कंफर्ट किसी भी चीज का इस वक्त नहीं है। बाकी अभी ऑप्शन की डेटा देख के जज करेंगे। निफ्टी बैंक लेके आइए। बात यही हुई थी कि एक वीक स्ट्रक्चर है। 40,500 एक अहम सपोर्ट था, अब कल वॉलेट नहीं हुआ था, लेकिन उसके नीचे खुलेंगे तो एक क्रिटिकल जोन है निफ्टी बैंक के लिए, दैट्स बेस 1, और वो था करीब 40,466 की ट्रैजेक्टरी। वो गया तो 210 के बाद 40 और 39,956 पॉसिबल है। याद रखिए, जैसे कि निफ्टी के केस में हमने डिस्कस किया, 17,559, निफ्टी बैंक के अगर आप संदर्भ में, दैट्स 39956 इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बहुत नजदीक हम खड़े हैं, एंड इट्स हार्डली अ फ्रैक्शन ऑफ आई थिंक 140 पॉइंट्स। तो दोनों ही इंडेक्सेस डेलो पर हैं। अब डेटा क्या कहता है, याद रखिएगा, कल गुरुवार है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट की फरवरी की एक्सपायरी है। प्लेसमेंट कैसी है उसको देखते हैं। आपने एक चीज कल देखी होगी कि एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स में एक क्लियरली अनवाइंडिंग थी हायर स्ट्राइक्स की, कॉल ऑप्शंस की, पुट ऑप्शंस की। मतलब बाजार एक नए क्लस्टर में आज जा रहा है, इस बात के बहुत बड़े संकेत थे। 17,600 पे, मतलब आप समझ लीजिए, जो कि स्ट्राइक अभी आई भी नहीं है, वो भी कॉल राइटिंग विटनेस कर रही है, और पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है। The put which holds substantial OI right now, जो सबसे strong OI होल्ड करते हैं, that's 17,500, 96 लाख का आउटस्टैंडिंग OI, क्लोज टू 1 CR। तो 559 610 जाए निफ्टी, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत 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 लगती है। निफ्टी बैंक लेके आई। अगर शॉर्ट ट्रेड आपके पास है तो क्या करें? निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है देखिए। निफ्टी बैंक का 39,956 पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। 40,300 क्या था ये जोन? ये क्रिटिकल जोन था, और ये वॉलेट हुआ। यहाँ पे कॉल राइटर 30 लाख 60 लाख कॉल भी किए। वो जो कल सपोर्ट था आज रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता हुआ, आउटस्टैंडिंग वाई 67 लाख पहुंच चुका है, और पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है। यस, एट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एट 40,000, आउटस्टैंडिंग वाई इज 41.39। पर एक चीज है, एसबीआई का बिहेवियर देखते हुए आज लग नहीं रहा है कि ये जोन होल्ड कर पाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाउ एट डे लो। राजेश पालवे जी एक्सिस सिक्योरिटी से हमारे साथ हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इंडस्ट्रीज को? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। सो देखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर तो आज काफी डैमेज हो चुका है। जो एक इम्पोर्टेंट लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 17,700 को तो एटलीस्ट होल्ड आउट करेगा, जो कि मेजर सपोर्ट एरिया था इस सीरीज के लिए, वो भी आज ब्रेक डाउन होते हुए दिखा। और जिस तरीके की सेलिंग प्रेशर हमने 17,700 के टूटने के बाद देखा है, हमें लगता है यहाँ से अब एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो फर्दर स्ट्रक्चर यहाँ से वीक हो चुका है, और फर्दर और यहाँ से सेलिंग भी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। अब 180 पॉइंट ऑलरेडी निफ्टी डाउन है, तो थोड़ा रिस्की तो होगा यहाँ पे शॉर्ट करना। तो सलाह ये होगी, थोड़ा बहुत अगर पुल बैक मिलता है ड्यूरिंग द डे
तो वहां पे शॉर्ट इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस अब रखने होंगे 17,750 के आसपास के आपके स्टॉप लॉस होंगे निफ्टी स्पॉट पे। जब तक उस लेवल के ऊपर अब निफ्टी स्पॉट नहीं आ पाता है, छोटे मोटे उछाल जो भी मिले ड्यूरिंग द डे वहां पे शॉर्ट का ट्रेड ही इनिशिएट करें। तो 17,700 के नजदीक अगर मिलता है तो वो एक अच्छा लेवल होगा शॉर्ट करने का। 17,750 स्टॉप लॉस होंगे। और जैसा कि आप भी बता रहे थे, हमें लगता है कि अब ये 17,600 की लेवल है, अगर वो टूट जाएंगे तो 17,550 की तरफ भी निफ्टी बढ़ते हुए दिखेगा। तो शॉर्ट साइड का ही ट्रेड रखना है जब तक हम 17,750 के ऊपर ना आए। तो पुल बैक में शॉर्ट करने की सलाह निफ्टी पे। तो क्या निफ्टी बैंक राजेश जी? बैंक निफ्टी में भी देखिए स्ट्रक्चर तो वीक हो चुका है। 40,500 के लेवल को भी डिफेंड करने में कामयाब नहीं रहा है बैंक निफ्टी। एक फुट बेस जो था वो भी आज वायलेट होते हुए दिखा है। और जिस तरीके से एक कंटिन्यूस यहाँ पे एक वीकनेस यहाँ पे बैंक निफ्टी ने डिस्प्ले करी है कंपेयर टू निफ्टी, काफी दिनों से बैंक निफ्टी में तो एक सप्लाई बना हुआ है और आज का जो फॉल है ये काफी सिग्निफिकेंट रहेगा। अब हम 40,500 के नीचे रहेंगे तो हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट जो बैंक निफ्टी का बन सकता है वो 39,850 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। यहाँ पे भी थोड़ा छोटा मोटा अगर कोई पुल बैक मिलता है टुवर्ड्स 40,300, वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। 40,300 350 के जोन में शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस रखें 40,500 के आसपास के। और डाउन साइड के टारगेट जो आ सकते हैं अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में वो हो सकते हैं करीब 39,850 तक के। ओके, चलिए, तो अगर आप देखें आपका निफ्टी बैंक पे व्यू है। अच्छा, अब आते हैं आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे। राजेश जी, आप एक एक करके समझाइए, आप 3 ट्रेड्स जो ले रहे हैं वो क्या क्या हैं और क्यों आप शॉर्ट या फिर लॉन्ग ले रहे हैं। एक एक करके आपका फर्स्ट ट्रेड। तो वीरेन जी, पहला ट्रेड है शॉर्ट साइड का पीरामल एंटरप्राइजेस स्टॉक में। अगर हम देखें तो ये 4th कंसेक्यूटिव डे है जहां पे स्टॉक लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है। स्टॉक ने इस करेक्शन में या ये सेलिंग प्रेशर में अब अपने सारे इंपॉर्टेंट नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ब्रेकडाउन दिया है। तो मार्च मार्च फ्यूचर पिरामल एंटरप्राइज का शॉर्ट करने की सलाह है। जिस तरीके के ब्रेकडाउन हुए और स्टॉक अपने क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास आ गया और क्लियरली एक वीकनेस यहाँ पे बनते हुए दिख रही डेटा में, हमें लगता है ये स्टॉक फर्दर सेलिंग कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। मार्च फ्यूचर के हम टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें जो आ सकते हैं करीब 785 तक की डाउन साइड यहाँ पे ओपन होते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से शॉर्ट कर सकते हैं, छोटे मोटे पुल बैक में ऐड कर सकते हैं शॉर्ट पोजीशन। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 830 के आसपास। लोअर साइड के टारगेट 785 780 तक आते हुए दिख सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक हमें वीक लग रहा है वो है आईआरसीटीसी का। हालांकि स्टॉक का स्ट्रक्चर तो वैसे ही वीक था। एक पुलबैक जो बना था उसमें भी ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से जो पुलबैक था वो अरेस्ट होते हुए दिखा और वहां से वापस से सप्लाई बनते हुए दिखा। स्टॉक में जिस तरीके की वीकनेस या डेली सेटअप पे बनी है, हमें लगता है आईआरसीटीसी मार्च फ्यूचर के जो लोअर साइड के टारगेट है वो आ सकते हैं करीब 605 रुपए तक के। करंट लेवल से शॉर्ट किया जा सकता है। 640 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। तो तीसरा स्टॉक है वो बाय साइड का है और उसमें हमें लगता है एक आईटीसी पे यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है स्टॉक का, एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है इस वोलेटाइल या इस बियरिश मार्केट में भी। और जिस तरीके से ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक अपमूव बन सकता है। तो आईटीसी का मार्च सीरीज का फ्यूचर बाय किया जा सकता है। अपसाइड में टारगेट 400 405 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब यहाँ पे 376 के आसपास। ओके, ये आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स हैं और जो चीज़ छुपने लायक है वो वो है आईटीसी। दैट्स आईटीसी 283.85 पे ट्रेड करता हुआ। यस, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल और आज की कैंडल का गेन जो लो है वो एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। मैं फिर कहूँगा कि डेटा खराब है जो हमने शुरुआत में देखा निफ्टी बैंक का। एट द मनी इन द मनी कॉल्स में राइटिंग हो रही है, बट स्टिल अगर आप मॉर्निंग कमेंट्रीज के मुताबिक ट्रेड कर रहे हैं या फिर व्यूज़ के मुताबिक ट्रेड कर रहे हैं, कीप योर स्टॉप लॉसेस इंटैक्ट। और स्पेशली ट्रेलिंग, या फिर मैं जब अक्सर कहता हूँ, उमूमन कहता हूँ, एक जिसे कहते हैं ना पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस, वो लेके चलें। अच्छा, अब आते हैं कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स को एनालाइज करते हैं। लेट्स टेक अदानी एंटरप्राइजेस। देखिए, मैं अदानी को इस वक्त एनालाइज नहीं करूंगा, लेकिन उसकी जो शैडो, उसकी जो परछाई पड़ रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, दैट्स बिट आई थिंक वरीसम। वो थोड़ा दिक्कत भरा है। एसबीआई क्या कर रहा है? अगर आप एसबीआई की कैंडलस्टिक्स को देखें, देखिए, अगर आप 23-25 जनवरी के आसपास ये पूरा का पूरा सागा शुरू हुआ था और बजट डे और बजट वीक के बाद अगला जो हफ्ता था उसमें बहुत पॉइज्ड हो गया था। बट स्टिल क्लोजिंग बेसिस पे
मतलब बताता हूँ मैं आपको, सेकेंड फेब को भी क्लोजिंग बेसिस पे एसबीआई ने 520 को वॉलेट नहीं किया था। 520 के आसपास वॉलेट नहीं किया था। क्लोजिंग उस दिन आई थी अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप देखें 525 के आसपास, लेकिन एक स्विंग लो लगा था 498 का, 1 तारीख को भी और 2 तारीख को भी। राजेश जी, अब मैं इनफैक्ट कल से भी देख रहा हूँ और परसों से देख रहा हूँ कि वो एसबीआई का 520 का पुट राइटर पहले एग्जिट कर गया, 515 का पुट राइटर एग्जिट कर गया, 510 का पुट राइटर एग्जिट कर गया। अगर आपके पास शॉर्ट है तो एसबीआई को कैसे अप्रोच करना चाहिए अब? तो बिल्कुल देखिए, जब से ये अडानी हिडनबर्ग इशू स्टार्ट हुआ, जब से एसबीआई में काफी दिक्कत देखने को मिली, प्राइस में जिस तरीके के डैमेज हुए और जो एक सस्टेन सप्लाई बनते हुए दिख रही है, काफी यहाँ पे हमें बोलता है कि कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वापस अपने पुराने लो को रिविजिट करने जा रहा है एसबीआई, ये एक काफी कॉशियस स्टैंस है मार्केट के लिए, क्योंकि अगर वो लो टूटते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक सीरियस डैमेज जिसको हम बोल सकते हैं वो होते हुए दिखेगा, और फर्दर यहाँ पे सेलिंग और भी यहाँ पे अनवाइंडिंग के ट्रेड यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। हमें लगता है जिस तरीके से अब ये 520 क्लोजिंग बेसिस पे, हमें लगता है कि ये 520 के नीचे की क्लोज अगर होती है आज, तो ये काफी नेगेटिव रहेगा स्टॉक प्राइस के लिए। 505 इसका इमीडिएट नेक्स्ट लेवल है, और उसके नीचे फिसलता है तो फिर हमें लगता है कि इसमें 475 तक की भी डाउनसाइड ओपन होते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास शॉर्ट साइड का ऑलरेडी ट्रेड है, वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, लोअर साइड पे स्टॉप लॉस अब ले आए करीब यहाँ पे 526 के आसपास, और पोजीशन ओपन रख सकते हैं। 505 का इसका नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकता है। एसबीआई आपकी स्कीम पे डील ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, दिक्कत के सबब निफ्टी बैंक के लिए अगर आप देखें 2 है, एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक, जो है कि आपकी स्क्रीन पे इस वक्त 844 पे। याद रखिएगा, एसबीआई को मैं आईसीआईसीआई बैंक को मैं इस चर्चा में इस वक्त इसलिए शामिल कर रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली एसबीआई का ये लेवल जो आपकी स्क्रीन पे है, आईसीआईसीआई बैंक का, फिर माफ़ी चाहूँगा, बार बार जुबान पे एसबीआई आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का ये एग्जैक्टली जो 842 का लेवल है, दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। राजेश पालवे जी, आप कैसे अप्रोच करेंगे? लास्ट टाइम भी आपने इस ट्रेड को बखूबी पकड़ा था। आई थिंक वो ट्रेजेक्ट्री थी करीब 880 की, जब हमने 4 जनवरी के आसपास वो ब्रेकडाउन देखा था, जब हमारा 100 डे में टूटा था। अब 200 डे में सेकेंड टाइम टूट रहा है राजेश जी, लगभग 30 सेशन के अंतराल में। तो सेकंड टाइम इस तरीके के इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ना ये काफी नेगेटिव होता है, और देखें तो कहीं भी लीडरशिप नहीं है बैंकिंग स्टॉक्स में, पूरा ही एक सेलिंग का दौर चल रहा है। हमें लगता है आईसीआईसीआई बैंक अगर आज 840 के लेवल के नीचे फिसलेगा, उसके नीचे क्लोज होगा, तो इसका नेक्स्ट जो लेवल ओपन होता है वो करीब 820 815 की तरफ ओपन होते हुए दिखता है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट साइड का ट्रेड ऑलरेडी कैरी किया हुआ है तो यहाँ पे बने रह सकते हैं, क्योंकि आज जिस तरीके की सेलिंग बनी है बैंक निफ्टी में, बैंकिंग स्टॉक्स में और निफ्टी में, तो हमें लगता है आईसीआईसीआई बैंक में फर्दर यहाँ पे वीकनेस कंटिन्यू होगी। 855 का स्टॉप लॉस रखे अभी शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए, और नीचे में हमें लगता है 820 815 तक की डाउन साइड यहाँ पे आते हुए दिख सकते। आईसीआईसीआई बैंक 2 सबसे, अगर आप देखें, प्रॉब्लम वाले स्टॉक्स को हमने डिस्कस किया ना। बैंक निफ्टी, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जाए अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक बार छुए। अब हार्डली अगर आप देखें 100 पॉइंट्स का डिफरेंस वहाँ से बाकी है। ओके, एक ब्रेक का वक्त है। जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड के बारे में और कुछ और स्टॉक्स को लोकेट करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेके हाजिर होते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं डीएलएफ की, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है और ये सबसे पुरानी रियल एस्टेट कंपनियों में शुमार है। 1946 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और चौधरी रघुवेंद्र सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज हैं, जैसे कि ग्रेटर कैलाश, हौस खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको डीएलएफ ने ही डेवलप किया था। और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कंपनी का आईपीओ आया था 2007 में और उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार था। जो कंपनी के मालिक हैं कुशल पाल सिंह साहब, वो एक ज़माने में इस कंपनी को 27 लाख रुपए में बेचने को बिल्कुल तैयार ही हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया और आज ये कंपनी करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वर्थ रखती है।
जनरल इलेक्ट्रिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनी थी जो कि इस कंपनी के लीज ऑफिस स्पेस डीएलएफ सिटी में आने वाली थी और उसके बाद धीरे धीरे कई नाम जैसे ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, आईबीएम, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़े। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डीएलएफ से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। सीएनबीसी आवास है बजट का असली डेस्टिनेशन। सीएनबीसी आवास की बजट मेगा कवरेज का यूट्यूब पर दबदबा। बजट के दिन यूट्यूब पर मिले अपने कॉम्पिटिटर्स से 169% ज्यादा व्यूज। बजट के दौरान मिले आपके बेशुमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज, आपके मुनाफे की बात। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं होटल अशोका के बारे में। दरअसल ये आईटीडीसी मैनेज्ड होटल, जिसके बारे में आपने कई बारी चर्चाएं सुनी होंगी, खासतौर से इसके विनिवेश को लेकर या मोनेटाइजेशन को लेकर। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात की जाए तो दरअसल इस होटल का नाम जो है वो अशोका द ग्रेट के नाम पर रखा गया था, इसलिए द अशोका पहले इसका नाम था, बाद में अशोक कर दिया गया। दरअसल कई साल पहले जब यूनेस्को की इवेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब गए थे, तब उनको लगा था कि इंडिया को भी एक मार्क बनाना चाहिए और उसी के ही अगले यूनेस्को मीटिंग से पहले उन्होंने सोचा कि भारत को भी एक बढ़िया 5 स्टार वो ज़रूर वहाँ पर जहाँ पर मीटिंग हो पाए इस तरह की एक जगह बना कर देंगे। तो तब उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया और उसके साथ ही अशोका होटल की स्थापना के ऊपर कामकाज करना शुरू हुए। लेकिन उस समय पर तो इतनी एमिनिटीज़ नहीं थी, लेकिन विद टाइम इसको डेवलप किया गया और अगली यूनेस्को की बैठक से पहले इसको रेडी भी कर दिया गया। साथ ही साथ ये पहला 5 स्टार और कन्वेंशन हॉल था जो कि इस इवेंट के लिए तैयार किया गया था। पहले अशोका होटल और फिर बाद में अशोक होटल के नाम से ये जाना जाने लग गया। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये दिल्ली का लार्जेस्ट पिलर लेस यानी कि बिना खंभों के सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल वाला कोई अगर होटल है दिल्ली में तो वो अशोका होटल है और एक बड़े स्प्रेड एरियाज में यानी कि 11 एकड़ की ज़मीन में ये होटल बना हुआ है। तो अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम उस होटल की तरफ जाएंगे तो उसका आकार विकार ज़रूर देखिएगा, किस तरह का भव्य होटल ये बनाया गया है। करीब करीब 2 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पर रिटेल और ऑफिस स्पेस है। रफली 30,000 के आसपास के यहाँ पे जो स्क्वायर फीट के आसपास के बैंक्वेट्स हैं। इसके अलावा 8 रेस्टोरेंट हैं जो कि करीब करीब 25,000 स्क्वायर फीट्स के हैं। तो इस तरह का एक मासिव एरिया जो कि 11 एकड़ के अंदर बनाया गया है और इस तरह की एमिनिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वहाँ पर एक मैंगो ट्री है जिसको खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय पर प्लांट किया था, वो आज भी है और आज भी उस पेड़ के जो मैंगोज होते हैं उससे वहाँ पर जैम और पिकल जैसी चीज़ें जो आप अगर होटल में यूज़ करेंगे तो वो उसी पेड़ से बने, उसी पेड़ के आमों से बनाकर आपके सामने पेश की जाती है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में इसमें कई सारे बड़े नाम, बड़ी हिस्टोरिकल हस्तियां जो हैं वो भी यहाँ पर रुकी हैं, जिसमें एलिजाबेथ II, मार्गरेट थैचर, बिल क्लिंटन जैसे कई बड़े नाम जो हैं वो इस होटल के अंदर आकर रुक चुके हैं। साथ ही साथ कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो दिल्ली का पहला नाइट क्लब था वो भी अशोका होटल में ही खुला था और ये जो शुरुआत हुई थी 1970s में हुई थी। उस ज़माने में इस नाइट क्लब के अंदर उषा उत्तुप समेत या फिर शैरन प्रभाकर जैसे कई फेमस सिंगर्स ने परफॉर्म भी किया है और उतना ही नहीं, इस जो मशहूर अभिनेत्री हैं जैसे मीनाक्षी शेषाद्री हुई या फिर हेमा मालिनी हुई, उन्होंने भी इस नाइट क्लब के अंदर कई बार परफॉर्म भी किया जब वो ख्याति पाए उससे ठीक पहले भी। तो इस तरह कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं अशोक होटल से लेकर, आगे कुछ और फैक्ट लेकर भी आपके लिए आते रहेंगे। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। रिलायंस एट डे लो 2396, एक कमजोर और कड़ी जिसकी मैंने बाजार में बात की। हमने एसबीआई की बात की, आईसीआईसी की बात की, बहुत संक्षेप में। देखिए, मैं बात करूंगा इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से। ये एक सब्सटेंशियल पार्ट होल्ड करता है अगर आप देखें इंडेक्स में। और राजेश पालवे जी, इसने मल्टीपल अटेम्प्ट लिया, आई थिंक 1 2 3 4 अटेम्प्ट लिए 50 डेमा को क्रॉस करने के। मतलब मंगल, आपका सोम, गुरु, शुक्र को 4 अटेम्प्ट में ये सक्सीड नहीं हो पाया। आज 20 डेमा पे खड़ा हुआ है। एसबीआई पे आपका ये रिलायंस पे आपका टेक क्या है?
तो देखिए रिलायंस ने काफी कुछ मार्केट को होल्ड आउट करने के लिए मदद करी, लेकिन इस तरीके की सेलिंग में जहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल भी टूटे 17,700, तो वहाँ पे भी रिलायंस में एक सप्लाई यहाँ पे भी बनते हुए दिखा, और जो एक लेवल थे इंपॉर्टेंट रिलायंस के करीब 2400-2410 के, वो भी आज वायलेट होते हुए दिखे। अब हमें लगता है कि यहाँ पे 2400 2410, तो इसके लिए आज के लिए तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है हायर साइड पे। जब तक उसके ऊपर वापस नहीं आता है, शॉर्ट के ट्रेड अनवाइंड नहीं होंगे, और वो लेवल अगर आज क्रॉस करने में कामयाब होता है तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे रिलायंस के स्ट्रक्चर में अभी सीरियस सप्लाई तो नहीं बना है। एक जरूर मार्केट के चलते स्टॉक थोड़ा करेक्ट हुआ है, बट हमें लगता है कि यहाँ पे एक चांस है कि यहाँ पे स्टॉक वापस से 2410 के लेवल को रीगेन कर सकता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे मेजर अनवाइंडिंग अभी भी यहाँ पे बनी नहीं है। तो यहाँ पे हमें लगता है 2370 ये लेवल को देखना चाहिए अभी। अगर वो लेवल टूटते तो हमें लगता है कि थोड़ा अनवाइंडिंग का ट्रेड आएगा और फिर वो प्रेशर क्रिएट कर सकता है। तो जब तक 2370 आइदर वो टूट जाए तो वहां पे थोड़ा शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, या फिर 2410 वापस से रिगेन करे तो ये एक पुलबैक के लिए एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है, जो कि थोड़ा निफ्टी में यहाँ पे एक सपोर्ट देते हुए दिखे। और हम एक्सपायरी के नजदीक पहुंच रहे हैं, तो हमें लगता है रिलायंस का मूव इंटरेस्टिंग हो सकता है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन में है, और एक रिलायंस एक हेवी वेट इंडेक्स स्टॉक है जो कि कहीं ना कहीं एक डिफरेंट बिहेवियर यहाँ पे डिस्प्ले करते पिछले 3-4 दिन। अच्छा चलिए बात है आज के, अगर आप देखें रीजनेबली ऑप्शन ट्रेड पे सस्ता, अगर आप देखें ऑप्शन, बताइए राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए मार्केट में एक स्टॉक वोल्टास काफी चर्चा में है पिछले 3-4 दिनों से। देखें तो ये 4th वीक है जहाँ पे हायर हाई बन रहे, तो वोल्टास पे ही नजर है। जिस तरीके से स्टॉक में पिछले 3-4 हफ्तों में एक अच्छी तेजी का ट्रेड बना है, तो हमें लगता है वोल्टास का 900 की स्ट्राइक का मार्च सीरीज का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। 37-38 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है वोल्टास में जो सेटअप बना है ये फर्दर यहाँ से एक्सटेंड होगा, और 940 की तरफ भी स्टॉक में तेजी कंटिन्यू रह सकती है। 900 का कॉल ऑप्शन मार्च सीरीज का बाय करना है। अपसाइड के टारगेट होना चाहिए इसके करीब 55 रुपए से 60 रुपए तक के। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 27 रुपए का। शुक्रिया राजेश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज का वोल्टास का कॉल, वोल्टास का ज़माना इस वक्त मुरीद है। गर्मी क्या पड़ी दिल्ली एनसीआर में, वोल्टास की बात हर जगह हो रही है। 900 का इन द मनी कॉल @3765 बाय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। एक ब्रेक, अगली मुलाकात आपसे होगी कमाई का अड्डा में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.